हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड के बारे में। और इसमें हम ये बात करेंगे कि साइंस किस तरह से काम करती है या फिर बायोलॉजी किस तरह से काम करती है, और इसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहले साइंस या बायोलॉजी को प्रैक्टिकली करने से पहले आप किसी भी चीज़ को करेंगे ऑब्जर्व। और जब आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो जाहिर बात है कि आप पूछेंगे कुछ सवाल। फर्स्ट यू विल ऑब्जर्व समथिंग एंड देन यू विल आस्क सम क्वेश्चन, और फिर आप कुछ न कुछ देंगे हाइपोथेसिस। फिर आप कोई हाइपोथेसिस आगे सामने रखेंगे। मिसाल के तौर पर, इसकी मिसाल हम अभी से ही ले लेते हैं कि 1928 में एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग। इन्होंने ये नोट किया कि एक मोल्ड जब कंटेमिनेट करता है एक बैक्टीरियल कल्चर को, तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता उस मोल्ड की कंटेमिनेशन के आसपास। तो ये थी इनकी ऑब्जर्वेशन। ये हो गई ऑब्जर्वेशन। तो फिर ये जो फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि मोल्ड प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि जो मोल्ड है वो इस बात का सबब बनता है कि बैक्टीरिया ग्रो ना हो। अब जब आप देखेंगे कि ये क्या है, ये है एक स्टेटमेंट। जो हाइपोथेसिस है वो है एक स्टेटमेंट, एक बयान है हाइपोथेसिस, या फिर हाइपोथेसिस है एक प्रिडिक्शन। आप कोई चीज जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं कि कोई चीज फ्यूचर में होगी या नहीं होगी, या उसका रीजन। और फिर ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये जो प्रिडिक्शन है, दिस शुड बी टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स। अब ये जो हाइपोथेसिस है ये एक्सपेरिमेंट्स के जरिए टेस्ट होगी। और यहाँ पर जो हमारी मिसाल है, ये जो हाइपोथेसिस थी ये एक्चुअली टेस्ट की गई, कुछ साल लगे और यहाँ पर लगे 10 साल, और नतीजा ये मिला कि हाँ, पेनिसिलिन डिस्कवर हुई। अब जब आपने एक हाइपोथेसिस दी और आपकी हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट्स के जरिए टेस्ट भी हुई, तो आपके पास होगा एक रिजल्ट। और अगर आप खुले दिल से सोचें तो ये रिजल्ट किस तरह का होगा। ये रिजल्ट ये हो सकता है कि आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करे, हो सकता है कि जो आपने हाइपोथेसिस दी वो सही हो, या फिर रिजल्ट के नतीजे में जो हाइपोथेसिस थी वो गलत साबित हुई, सपोर्ट नहीं हुई। मैं इसे सपोर्ट लिख रहा हूं। हाइपोथेसिस प्रूव्ड रॉन्ग। या फिर रिजल्ट ये भी हो सकता है कि यू कैन जनरेट न्यू
हाइपोथेसिस, आप जो है वो कुछ अलग ही हाइपोथेसिस दे सकते हैं। आगे चलकर आपके ये जो रिजल्ट्स हैं, आपका ये जो हाइपोथेसिस है, ये एक्यूमुलेट होके बनाएगी एक थ्योरी। मतलब थ्योरी के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि आपने कुछ हाइपोथेसिस दी जो कि एक्सपेरिमेंट्स से टेस्ट हुई और फिर आपने एक थ्योरी सजेस्ट की। मतलब हम यूं लिख सकते हैं कि जो थ्योरी है, दिस इज द एसेंस ऑफ डिफरेंट और ऑल हाइपोथेसिस। जो भी हाइपोथेसिस सामने आई, उनके जो भी रिजल्ट्स निकले, उनका एक निचोड़ वो थ्योरी है। और ये जो हाइपोथेसिस थे, these all were tested by experiments। ये सारे हाइपोथेसिस ऐसे ही सही या गलत साबित नहीं हुए, इनके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए। मिसाल के तौर पर अगर हम थ्योरी की एग्जांपल लें तो हमारे पास है सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी में क्या है? सेल थ्योरी में जो है वो 3 बातें हैं कि सारे जानदार जो हैं वो सेल से बने हुए हैं। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी में ये भी है कि जो है सेल है एक बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो बातें हैं ये एक्सपेरिमेंट से साबित हुई। और सेल थ्योरी में ये भी है कि जो सेल्स हैं वो पहले मौजूद सेल से ही बनते हैं। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब अब अगर आप इसमें गौर करें तो गौर करने की बात यह है कि एक थ्योरी जो है वो चीज़ों को सिंपल करती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को सिंप्लीफाई करती है। A theory will simplify our understanding। हाइपोथेसिस भले ही पेचीदा हो, एक्सपेरिमेंट्स भले ही पेचीदा हो, लेकिन एक थ्योरी के नतीजे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो हो गई सिंपल। आगे बढ़ें। अब जब आप कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, सवाल पूछते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं या स्टेटमेंट देते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब है सोच। दिस इज ऑल ऑफ दीज आर थॉट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो थॉट प्रोसेस है वो है 2 तरह का। साइंटिस्ट ने ये जो थॉट प्रोसेस है उसे डिवाइड किया है 2 हिस्सों, 2 तरह के एग्जाम में। थॉट प्रोसेस इज डिवाइडेड into 2 types और इनकी भी हम एग्जाम्पल्स लेंगे। एक थॉट प्रोसेस को कहा जाता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग
डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से ही होती है और फिर आप उस इंफॉर्मेशन की बेस पे अपना एक कंक्लूजन निकालते हो. यू ऑलरेडी हैव इंफॉर्मेशन, आपके पास एक इंफॉर्मेशन पहले से ही है और फिर you base your conclusion or draw your conclusion from that information. You base your conclusion on that information. मिसाल के तौर पर आपके पास एक इंफॉर्मेशन ये है कि सारे परिंदों के पास हैं पर. All birds have wings. आपके पास एक इंफॉर्मेशन ये है कि जो चिड़िया है उसके पास भी पर हैं. Sparrow has wings. तो आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो चिड़िया है वो है एक परिंदा. Sparrow is bird. तो इसे एक बार और देख लें. आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि सारे परिंदों के पास पर हैं, चिड़िया के भी पर हैं. तो एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो चिड़िया है वो है एक परिंदा. इसे आप यूं भी लिख सकते हैं कि इसे आप फ्लिप करें कि Sparrow has wings, बल्कि इसे हम यूं लिखें कि क्योंकि हम कर रहे हैं फ्लिप, Sparrow is bird and all birds have wings. तो इसका एक कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो चिड़िया है उसके पर हैं. तो ये बात आप देखें कि हमने इसे फ्लिप किया, लेकिन नतीजा ये निकल रहा है कि आपके पास थी एक जनरल इंफॉर्मेशन और आपने जो कंक्लूजन निकाला वो था स्पेसिफिक. और हमारे केस में जो स्पेसिफिक बात है वो है चिड़िया. आपके पास थी जनरल इंफॉर्मेशन अगेन और आपने जो नतीजा निकाला वो था स्पेसिफिक. और यहाँ पर भी जो स्पेसिफिक है वो है चिड़िया. हम आम तौर पर परिंदों की बात नहीं कर रहे, हम खास तौर पर चिड़िया की बात कर रहे हैं. एक और बात अगर आप इसमें देखें कि यू आर सीइंग अ पैटर्न, यू आर ड्राइंग, आप इनका रिलेशनशिप देख रहे हैं. इस इंफॉर्मेशन का रिलेशनशिप देख रहे हैं आप कि ये दो इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ किस तरह से मिली हुई है और फिर आप एक स्पेसिफिक नतीजा निकाल रहे हैं. अब हम बात करेंगे इंडक्टिव रीजनिंग की. लेट्स टॉक अबाउट इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग में आपके पास होती है एक ऑब्जर्वेशन. यू हैव एन ऑब्जर्वेशन और फिर यू ड्रॉ अ जनरल कंक्लूजन.
जनरल कंक्लूजन। जो डिडक्टिव रीजनिंग थी उसमें जो कंक्लूजन थी वो थी स्पेसिफिक, और इंडक्टिव रीजन में जो आपकी कंक्लूजन होगी वो होगी जनरल। इसकी हम एक एग्जांपल देख ही लेते हैं आपके पास। फिर हम इस चिड़िया ही की एग्जांपल लेंगे कि अगर आप ये कहें कि चिड़िया के पर हैं, स्पैरो हैव विंग्स, और आप फिर ये भी कहें कि जो चिड़िया है वो है एक परिंदा, और फिर दूसरी जो आप ऑब्जर्व करें बात वो ये कि जो कबूतर हैं उनके भी हैं पर, या फिर जो बाज हैं उनके भी हैं पर, और कबूतर और बाज ये भी हैं परिंदे। तो आप क्या इसमें से जनरल कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इसका आप जनरल कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। ये हो गया आपका जनरल कंक्लूजन। आप किसी एक परिंदे की बात नहीं कर रहे, आप सारे परिंदों की बात कर रहे हैं। तो ये था कि ये स्टेप्स थे कि साइंस किस तरह से काम करती है। सबसे पहले आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, आप सवाल उठाएंगे, आप कुछ हाइपोथेसिस देंगे। यह हाइपोथेसिस हो सकती है कि स्टेटमेंट या कुछ प्रिडिक्शन, और ये प्रिडिक्शन फिर होगी टेस्ट बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। और हमने एक एग्जांपल भी देख ली फ्लेमिंग की, जिसने ये नोट किया कि जब मोल्ड कंटेमिनेट करे किसी बैक्टीरियल कल्चर को तो वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते, और इसने ये स्टेटमेंट दी है, हाइपोथेसिस दी कि जो मोल्ड है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। और फिर ये हाइपोथेसिस टेस्ट भी हुई, 10 साल में पेनिसिलिन बन भी गई। मतलब ये जो रिजल्ट है ये हाइपोथेसिस को सपोर्ट भी कर सकता है, या फिर हाइपोथेसिस को हो सकता है कि गलत भी साबित करे, या फिर एक अलग ही न्यू हाइपोथेसिस दे दे। आप देंगे एक थ्योरी होगी इस सेंस ऑफ डिफरेंट या ऑल हाइपोथेसिस, और फिर हर हाइपोथेसिस चेक होगी एक्सपेरिमेंट से। मिसाल के तौर पर सेल थ्योरी की जो भी बातें हैं वो टेस्ट हुई डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में। आप इसमें जो खूबसूरत बात देखें थ्योरी की वो ये है कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को करती है सिंप्लीफाई, पेचीदा नहीं करती, सिंपल करती है चीज़ों को। और उसके बाद जो सोचने का तरीका है वो डिवाइडेड है दो में, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव में आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से होती है और आप एक स्पेसिफिक कंक्लूजन उससे निकालते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है उससे आप निकालते हैं एक जनरल कंक्लूजन। तो ये था साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड के साइंस किस तरह से काम करती है। मुझे उम्मीद है आपकी लर्निंग में कुछ इजाफा हुआ। सी यू नेक्स्ट टाइम।